हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे धड़कन की प्रॉब्लम कम या ज़्यादा होने के क्या कारण हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ों की वजह से किसी को रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। हमने ऑलरेडी अरिथमियास क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उस बारे में हमने काफ़ी डिटेल वीडियोस किए, लेकिन कारणों पर हमने बात नहीं करी अभी तक। तो आज हम बात करेंगे क्या कारणों की वजह से रिदम रिलेटेड डिसऑर्डर्स लोगों को हो सकते हैं। ऑब्वियसली किसी बीमारी में डायग्नोसिस करने से और ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है उसके कारणों को समझना। जब भी हम किसी बीमारी के कारणों को समझेंगे तभी हम उसको ट्रीट कर सकेंगे और तभी हम उसको स्पेसिफिकली डायरेक्टेड ट्रीटमेंट कर सकेंगे कि जो स्पेसिफिक कारण किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, अगर हम उसको ट्रीट कर पाएंगे तो हम बीमारी को पूरी तरह से ट्रीट और ठीक कर पाएंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स में एज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एज के साथ कंडक्शन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। कुछ लोगों में तो देखिए जन्म से भी कंडक्शन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि हार्ट में एक्स्ट्रा वायरिंग है वो जन्म से ही है, या किसी किसी को ऐसा हो सकता है कि जन्म से ही हार्ट का कंडक्शन सिस्टम स्लो या अबनॉर्मल है, वैसा हो सकता है। पर कुछ केसेस में उम्र के साथ जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ते जाती है वैसे वैसे उसका कंडक्शन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ये एज रिलेटेड कंडक्शन डिसऑर्डर्स में आता है और ज़्यादातर कंडक्शन स्लो होते जाता है उम्र के साथ। तो ये एज को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनाता है कंडक्शन सिस्टम डिसऑर्डर्स के लिए। स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज में भी ऐसा होता है। किसी व्यक्ति का अगर हार्ट का कोई कंडक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम है, या किसी व्यक्ति को कोई वाल्व का प्रॉब्लम है, कोई हार्ट में छेद है, कोई और तरह का कार्डियोमायोपैथीज है, हार्ट डायलेट हो गया है, ये सारी चीज़ों में भी कंडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस रहता है। ये सारी ही चीज़ें हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को अफेक्ट करती है। और बेसिकली अरिथमिया यानी अबनॉर्मल रिदम जो है वो हार्ट के कंडक्शन सिस्टम की वजह से होता है। जिस भी कारण से हार्ट का कंडक्शन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है या प्रॉब्लम होती है, उस वाले पेशेंट में धड़कन की प्रॉब्लम ज़्यादा होने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की वजह से हार्ट के वायरिंग्स का सिस्टम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों का कंडक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इनफैक्ट हार्ट अटैक से होने वाले ज़्यादातर मृत्यु का कारण भी कार्डियक अरेस्ट होता है, क्योंकि ये कंडक्शन सिस्टम सडनली फेल हो जाता है और हार्ट या तो कंडक्शन बंद हो जाता है या कंडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हार्ट शॉर्ट सर्किटिंग में चला जाता है और पेशेंट अरेस्ट में चला जाता है। तो कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक के पेशेंट्स में भी मृत्यु का सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक है तो भी वो बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाएगा कंडक्शन प्रॉब्लम्स के लिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर अगर किसी का ज़्यादा हो तो ब्लड प्रेशर की वजह से भी हार्ट का कंडक्शन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, और हाइपरटेंशन को भी कंडक्शन के लिए प्रॉब्लम माना जा सकता है या रिस्क फैक्टर माना जा सकता है। इसी तरह से डायबिटीज़ को भी कंडक्शन सिस्टम के लिए रिस्क फैक्टर माना जाता है। जिन लोगों को भी डायबिटीज़ हो उसकी वजह से हार्ट का कंडक्शन सिस्टम और हार्ट की मसल टिश्यू काफ़ी लंबे समय में कॉम्प्रोमाइज होती है। इनडायरेक्टली भी ये नलियों के ब्लॉकेजेस करके भी कंडक्शन सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कंडक्शन सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी स्टडीज़ में शो किया गया है कि बीपी और शुगर जिनको है लंबे समय में उनको रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा है। थायराइड भी आपके कंडक्शन सिस्टम को अफेक्ट करता है। अगर किसी का बॉडी में थायराइड कम है तो गति हार्ट की स्लो हो जाएगी। थायराइड अगर ज़्यादा है तो वो बेसिकली मेटाबॉलिक हार्मोन है जो हृदय की गति को बहुत बढ़ा सकता है। तो थायराइड कम या ज़्यादा दोनों ही आपके कंडक्शन सिस्टम को अफेक्ट करता है। कम थायराइड मतलब गति कम, ज़्यादा थायराइड मतलब गति ज़्यादा। तो ये किस तरह का आपको प्रॉब्लम है, किस तरह का आपका थायराइड इशू है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको रिदम का क्या प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट है कि अगर वजन किसी का ज़्यादा है या ओबेसिटी है तो वो भी आपके कंडक्शन सिस्टम के लिए रिस्क फैक्टर माना जाता है। जो लोग कभी वजन ज़्यादा है वो लोग को रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सारे ही पेशेंट्स में बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम सारी साथ में ही आती है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति का वजन ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो माना जा सकता है कि उसको रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा है। और वजन के साथ आता है स्लीप एपनिया। अगर किसी का वजन ज़्यादा है तो वो रात को जब सोता है तो श्वास की नली दब जाती है। श्वास की नली जब दब जाती है तो व्यक्ति को सडनली रात को नींद खुलती है। तो इस तरह के पेशेंट में भी रिदम डिसऑर्डर्स ज़्यादा देखने को मिलता है। स्लीप एपनिया क्या है और उसके बारे में डिटेल्स में हमने ऑलरेडी कई वीडियोस किए हमारे चैनल पर, तो आप स्लीप एपनिया के वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको वो सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगा। पर यह भी एक बीमारी है जो आपके कंडक्शन सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रॉब्लम भी आपके कंडक्शन सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। बॉडी का सोडियम कम है या ज़्यादा है, और खासकर पोटेशियम जो है बहुत ही कंडक्शन सिस्टम को अफेक्ट करता है। ज़रा भी अगर पोटेशियम बढ़ता है तो गति को वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। गति अगर पोटेशियम अगर कम भी होता है तो भी हार्ट के कंडक्शन सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। तो पोटेशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है या इलेक्ट्रोलाइट माना जाता है जो आपके कंडक्शन सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस है जो एंटीबायोटिक्स है, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स है या एम्फेटामिन्स वगैरह है जो लोग काफ़ी जागने के लिए या स्टिमुलेशन के लिए यूज़ करते हैं।
ये सारी चीज़ें आपके कंडक्शन सिस्टम को अफेक्ट करती है और गति को हार्ट की बढ़ा सकती है, रिदम के प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकती है, आपके करंट कंडक्शन को बढ़ा सकती है। उसी अलावा कुछ और मेडिकेशन जैसे बीटा ब्लॉकर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, डिजॉक्सिन है, जो गति को कम कर सकती है, हार्ट को स्लो कर सकती है। तो गति स्लो होना, गति बढ़ना, दोनों ही एरिथमिया में आता है। तो ये सारी चीज़ें मेडिसिन से भी कई बार प्रोवोक हो सकती है। ज़्यादा डोज पर मेडिसिन दिया जाए तो ऐसा हो सकता है। कई बार डोज तो फिर भी ठीक हो, लेकिन बॉडी का टॉलरेंस लेवल भी कम ज़्यादा हो, तो भी सेम डोज वाले व्यक्ति में भी किसी में प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, किसी में कम हो, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर हम हार्ट में कुछ स्टिमुलेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे कि कैफीन है जो चाय वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है, निकोटीन है जो कि स्मोकिंग जो लोग करते हैं सिगरेट्स वगैरह में होता है, टोबैको में होता है, और अल्कोहल भी लेते हैं। तो ये सारे जो स्टिमुलेंट ड्रग्स है वो बॉडी को एक्टिवेट तो करते हैं, लेकिन रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स करने में बहुत ज़्यादा इनका रोल होता है। ये ज़्यादा अगर आप करते हो तो रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। कुछ और मेडिकल कंडीशंस है, जैसे कि अगर किसी को ऑटोइम्यून डिजीज़ है, किडनी की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, तो ये भी कंडक्शन सिस्टम को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी आपका कंडक्शन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। कुछ जेनेटिक बीमारियों में भी ऐसा होता है, जिसमें जन्म से आपका कंडक्शन सिस्टम या तो स्लो होता है या फास्ट होता है, ऐसा हो सकता है। तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स में भी ऐसा हो सकता है। लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है कि फादर को भी था और बच्चे को भी हो गया, ऐसा भी होता है। तो कंडक्शन सिस्टम जेनेटिकली इफेक्ट भी होता है। कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस है, ये सारी कंडीशंस भी आपके कंडक्शन सिस्टम को अफेक्ट करती है, जिससे आपका वायरिंग का हार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स में एक चैनलोपैथीज का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें हार्ट के जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका कंडक्शन सिस्टम अबनॉर्मल होता है, जैसे ब्रुगाडा सिंड्रोम है, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है, फैमिलियल एट्रियल फिब्रिलेशन है। ये सारी में बीमारियों में हार्ट का कंडक्शन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जिसमें कोई पर्टिकुलर आयन का जो ट्रांसमिशन है वो या तो बहुत कम होता है या बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से भी हार्ट के कंडक्शन फाइबर्स अफेक्टेड हो जाते हैं। और ये कंडक्शन फाइबर्स जो है वो वायर के जैसे नहीं चलते हैं, वो बेसिकली आयंस के हिसाब से चलते हैं। इनफैक्ट वायर्स का भी अगर आप केमिस्ट्री या उसकी फिजिक्स को जाके डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें भी आयंस का चेंजिंग होता है, जिसकी वजह से कंडक्शन एक जगह से दूसरी जगह जाता है। बॉडी के अंदर सेल्स में भी ऐसा होता है कि आयन का इनफ्लो और आउटफ्लो की वजह से ही करंट का एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, ज़्यादा पॉजिटिव ज़्यादा नेगेटिव इसका कंडक्शन होता है। तो ये सारे चीज़ें जो है बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स ही कंट्रोल करते हैं, और अगर कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा हुआ तो पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट कम हुआ तो नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी। तो इसकी वजह से आपका कंडक्शन सिस्टम अफेक्टेड हो सकता है और रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स की वजह से या हर्बल सप्लीमेंट्स की वजह से या जिम वगैरह में लोग डाइटरी सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं, उसकी वजह से भी कई बार लोगों को रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि टॉक्सिन्स, पोल्यूटेंट्स या एनवायरमेंटल कोई और चीज़ें जो आपके कंडक्शन सिस्टम को अफेक्ट करती है, तो जिसकी वजह से भी कई बार रिदम प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर एनवायरमेंटल टॉक्सिन का एक्सपोजर हार्ट को रहता है तो इसकी वजह से भी हो सकता है। और कोई अगर किसी को प्रायर कोई हार्ट का ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, सर्जरीज हुआ हो, कोई कंडक्शन रिलेटेड कोई और ट्रीटमेंट पेशेंट को अगर मिला हो, तो इसकी वजह से भी कई बार कंडक्शन सिस्टम अफेक्ट हो सकता है और रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। लास्ट में कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से भी हो सकता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी या मेंटल स्ट्रेस जो है ये भी आपके रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आपकी हार्ट की गति को कम भी कर सकता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से हार्ट की गति को बढ़ा भी सकता है। तो ये भी आपके रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। तो आज हमने कुछ कॉमन बीमारियों के बारे में बात की जो आपके रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डेवलप कर सकती है। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी बीमारियां, तो ज़्यादातर लोगों को लगेगा कि इतनी सारी बीमारियां कर सकती है तो फिर बचा क्या। लेकिन ये सारी बीमारियां अलग अलग तरह से आपको सिस्टम को अफेक्ट करती है। अगर आप बीमारी को प्रॉपरली कंट्रोल करोगे तो कंडक्शन सिस्टम का प्रॉब्लम भी उसी तरह से मैनेज होगा। और अलग अलग बीमारी में अलग अलग लेवल का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फाइनली ट्रीटमेंट का स्ट्रैटेजी तो ज़्यादातर इस बात पर ही डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। गति स्लो हुई तो उसका अलग ट्रीटमेंट, गति बढ़ गई तो अलग ट्रीटमेंट है, कोई बार बार गति कम ज़्यादा हो रही है तो अलग तरह से प्लानिंग होगा। तो किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो भी आपको मैनेज करना है और किस कारण से हो रहा है वो भी मैनेज करना है। जब प्रॉपर आपकी डायग्नोसिस होगी तभी आप प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट को मैनेज कर पाओगे। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से वीडियोज़ को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। हार्ट के रिदम डिसऑर्डर से रिलेटेड हमने पूरे प्लेलिस्ट किए हुए हैं। अरिथमिया का प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में छोड़ दे रहा हूँ, तो आप उसे चेकआउट करिए। आपको काफ़ी कुछ नया देखने को और सीखने को मिलेगा, जिससे आपको अरिथमियाज और रिदम डिसऑर्डर्स के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा।